हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 14 अगस्त 2026 आइए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस। पहला न्यूज़ जनसत्ता से लिया गया है दोस्तों कि एसे राइटिंग और जीएस पेपर जीएसटी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बदलती तकनीकी और बढ़ती चुनौतियां। आइए पढ़ते हैं कृत्रिम मेघा ने कामकाज का तरीका बदला और मगर अब इस पर होने वाली बहस पर भारत के लिए केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक सवाल से भी जुड़ी हुई है। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। एसे राइटिंग के लिए और जीएस पेपर इंपॉर्टेंट है कि मुख्य बातें पढ़ते हैं। बदलती तकनीकी और बढ़ती चुनौतियां हैं। इस लेख की अभिषेक कुमार सिंह द्वारा लिखा गया है कि लेख लेख मुख्य रूप से कृत्रिम मेघा मेघा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ते प्रभाव और कार्यस्थलों में आ रहे हैं बदलाव और इसमें उत्पन्न होने वाली सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों पर केंद्रित है। मुख्य बिंदु हैं कि कार्य प्रणाली में बदलाव। लेख में बताए गए हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने इंसानों के काम करने के पारंपरिक और तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। अब यह केवल एक तकनीकी विषय नहीं रह गया बल्कि सीधे तौर पर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और वैश्विक रोजगार पर प्रभाव। लेख में ये एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि जिसके अनुसार वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर एआई के कारण लगभग 22% नौकरियों पर प्रभाव पड़ने का संभावना है। हालांकि इस बदलाव से तकनीकी क्षेत्र में कई नई विधाओं जैसे डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा आदि में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। चुनौतियां और कौशल विकास। बढ़ती ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी की समस्या को रेखांकित किया गया है। लेख का मानना है कि इस नई तकनीकी युग में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए युवा को अपने कौशल स्किल को लगातार अपग्रेड करने की आवश्यकता है। आइए पढ़ते अगला न्यूज पढ़ते हैं। ये भी संपादकीय न्यूज है, जनसत्ता से लिया गया। सदन का समय। आइए पढ़ते न्यूज को पॉलिटिक्स लिया गया। इस टॉपिक को पॉलिटिक्स से जोड़ सकती है न्यूज को दोस्तों कि संसद या सदन की कार्यवाही में गतिरोध, विपक्ष और सरकार के बीच टकराव तथा गिरती विधायी उत्पादकता पर केंद्रित है। इसमें संसद के मानसून सत्र में हुए हंगामे बराबर स्थगन और बिना व्यापक बहस के विधेयकों को पारित किया जाने की आलोचना की गई है और केंद्र विचार है महत्व और वर्तमान स्थिति। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद जनहित के मुद्दे पर बहस का सर्वोच्च मंच है, लेकिन वर्तमान में यह केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है जहां सरकार और विपक्ष के बीच केवल असहमति और टकराव देखने को मिलता है। पक्ष और विपक्ष की भूमिका। एक तरफ विपक्ष विभिन्न मुद्दों जैसे नीट पेपर लीक, राम मंदिर दान राशि में गड़बड़ी और प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई पर चर्चा और जवाबदेही की मांग को लेकर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इन पर चुप्पी साध रखे हैं। बिना बहस के कानून बनाना। सरकार ने इस गतिरोध का फायदा उठाते हुए अपनी सुविधा के अनुसार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना किसी व्यापक चर्चा या किसी विपक्ष दलों के विचारों को शामिल किए कि जल्दबाजी से पारित करा लिया और उत्पादकता का गिरता असर। इस टकराव के कारण संसद के समय और जनता के करोड़ों रुपए की भारी बर्बादी हुई है और लोकसभा की कार्य उत्पादकता महज 19% और राज्यसभा की 39% रही है और लोकतंत्र पर प्रभाव। संसद में सार्थक बहस और चर्चा का न होना लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की सेहत के लिए बेहद नुकसान है। आइए पढ़ते हैं अगला है कि निष्कर्ष है, अंतिम निष्कर्ष। हालांकि संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सभी दलों की है, लेकिन विपक्ष के विश्वास में लेने और सदन के प्रति जवाबदेही तय करने की प्राथमिकता बड़ी जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है। यातना के स्कूल। पढ़ते हैं, ये भी संपादकीय न्यूज है, यातना के स्कूल। इसके बारे में पढ़ते हैं। एजुकेशन से इस न्यूज को जोड़ सकते हैं, इस टॉपिक को न्यूज को जोड़ सकते हैं। पढ़ते हैं, विद्यालय में बच्चों के लिए जाने वाली शारीरिक और मानसिक दंड का गंभीर समस्या पर प्रकाश डाला गया। 00 100 मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि स्थान तमिलनाडु के तेनकासी जिले का एक सरकारी स्कूल और घटना एक शिक्षिका ने 10वीं कक्षा की छात्राओं को बेंच से इतनी पूरी तरह पीटा कि वे घायल हो गए और परीक्षा देने में भी असमर्थ हो गई और कारण शिक्षिका पड़ोसी की 11वीं कक्षा को पढ़ा रही थी और 10वीं कक्षा में हो रहे शोर से नाराज थी और कार्रवाई। एक पीड़ित छात्र की मां की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज किया और कानूनी और नैतिक पहलू। तो कानून का उल्लंघन। यह कृत्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी की धारा 17(1) का सीधा उल्लंघन है जो बच्चों को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देने पर पूरी तरह रोकता है और नियमों का अनदेखी। शिक्षिका ने शिक्षण और स्कूल परिसर के सभी नियमों को तार कर रख दिया और बच्चों पर गहरा प्रभाव। शारीरिक और मानसिक चोट। शारीरिक घाव तो चिकित्सा सहायता से ठीक हो सकती है, लेकिन मन पर लगे गहरे मानसिक जख्मों को भरना मुश्किल होता है और भविष्य पर असर। ऐसी घटनाओं से विद्यालय का पूरा जीवन और उनकी शिक्षा पूरी तरह प्रभावित होती है और असुरक्षा की भावना। यदि बच्चे असुरक्षा के कारण स्कूल जाने से डरने लगेंगे तो उन्हें सुरक्षित माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य कभी पूरी नहीं हो पाएगा। और लेख अंत में यह सवाल उठता है कि पिटाई को ही एकमात्र समाधान मानने वाले शिक्षकों को क्या बच्चों के मनोवैज्ञानिक की थोड़ी भी समझ नहीं होती। पढ़ते अगला न्यूज है कि अंतविरोधों से मुक्त हो न्यायपालिका। जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकाशन संकेत हैं कि न्यायपालिका ने भ्रष्ट आचरण कैसे सपाने लगा और एकमात्र समाधान यही है कि न्यायिक सुधार की तरफ हम ठोस कदम बढ़ाएंगे। के बारे में मुख्य बातें। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस यशवंत वर्मा के केस मामले से संबंधित है। मुख्य शिक्षक अंत विरोध से मुक्त न्यायपालिका और उप शीर्षक के अनुसार यह लेख इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि किस प्रकार जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को मिलने की ओर संकेत करता है और इसके लिए ठोस न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है।
प्रमुख घटनाक्रम और पृष्ठभूमि की आवास में आग और केस की बरामदगी। यह पूरा मामला मार्च 2025 का है, जब नई दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के गेस्टो रूम में अचानक आग लग गई थी और आग बुझाने पहले दमनकारियों और पुलिस को वहां भारी मात्रा में 500 रुपये के अर्ध जले और बिखरे हुए नोटों के बंडल बरामद हुए थे और उस समय वह दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और जांच समिति का गठन। इस घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 3 सदस्यों या संसदीय जांच समिति जज इंक्वायरी और कमेटी का गठन किया गया था। इसके साथ ही 146 की सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग या रिमूवल मोशन का प्रस्ताव भी पेश किया था और इस्तीफा और तबादला विवाद बढ़ने के बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से उनके मूल कैडर यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया था, जहां अप्रैल 2026 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और वर्तमान अपडेट, तीनों आरोपियों सीधे 12 अगस्त 2026 को संसदीय जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा पटल पर पेश की गई थी और समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए तीनों आरोपियों को पूरी तरह सही और सिद्ध पाया है। समिति के मुख्य निष्कर्ष, अघोषित नकदी जस्टिस वर्मा आवास से बरामद हुआ भारी केस के स्रोत और मालिकाना हक या उपस्थिति का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाई है कि साक्ष्यों की जांच से पहले ही उनके आवास के स्टोर रूम की स्थिति में बदलाव किया गया है और दूसरे सबूतों के संरक्षण और लापरवाही बरती गई है और असंतोषजनक जवाब समिति के समक्ष उनके द्वारा दी गई सफाई या टाल मटोल वाली अपारदर्शी और गैर जिम्मेदारी पाई गई है। अगला न्यूज, सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत पर भरोसा रखे नेपाल। न्यूज के बारे में कि नेपाल का विदेश मंत्री शिविर खनाल द्वारा संसद में दिए गए एक महत्वपूर्ण बयान से संबंधित है कि मुख्य बिंदु की समाचार है कि सीमा विवाद और सुलझाने के लिए भारत पर भरोसा रखे नेपाल। और यह मुख्य शीर्षक भारत और नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद विशेष रूप से काला पानी और लिपुलेख और लिम्बिया या धूरा या छतरों को कूटनीति बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने पर जोर देता है। मुख्य हाईलाइट्स, बीच के कॉलम के मुख्य रूप से हाईलाइट किया गया है कि नेपाल के विदेशी मंत्री शिशिर खनाल को अंत संसद को बताना पड़ा है कि सुगौली जैसी ऐतिहासिक संधि का मूल प्रति नहीं मिली और नेपाल सरकार ने संसद या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में स्वीकार किया गया कि उनके पास 1816 की ऐतिहासिक सुगौली संधि, सुगौली ट्रीटी और 1950 की भारत नेपाल शांति व मित्रता संधि ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के मूल हस्तांतरित दस्तावेज या ओरिजिनल कॉपी मौजूद नहीं है। लेख का मुख्य सारांश, मूल दस्तावेज गायब कि विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने नेपाल संसद में बताया कि राष्ट्रपति अभी लेखागार और नेशनल आर्चिव में कि कुछ संदर्भ या दस्तावेज और प्रतियां को सुरक्षित है, लेकिन यह पुष्टि नहीं की जा सकती है कि उनमें से कोई भी मूल आधिकारिक हस्तांतरित प्रति है या नहीं। सीमा विवाद पर असर, यह बयान ऐसी समय में आया कि जब भारत द्वारा लिपुलेख दर्रे से चीन के साथ व्यापार मार्ग फिर से शुरू करने के फैसले पर नेपाल आपत्ति जता रहा है और नेपाल इन ऐतिहासिक संधियों के आधार पर इन क्षेत्रों पर अपना दावा ठोकता है। ब्रिटेन से संपर्क की चर्चा, नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह द्वारा इस सीमा विवाद के संपर्क में ब्रिटेन सरकार से ऐतिहासिक नक्शे और दस्तावेज मांगने की चर्चाओं के बीच यह स्पष्टीकरण सामने आया। द्विपक्षीय बातचीत की अपील, लेख में वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषकों के हवाले से कहा गया है कि किसी प्रकार के सीमा विवाद को केवल भारत और नेपाल के बीच सीधे के राजनयिक और द्विपक्षीय संवाद या डिप्लोमेसी डायलॉग के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। अगला न्यूज, आपसी दुनिया ने आज़ादी के अर्थ बदले और सोशल मीडिया पर ऐसी देशभक्ति से बचे कि मुख्य लेखक उनका आवासी दुनिया ने आज़ादी के अर्थ के बदले शीर्षक है, आवासी दुनिया ने अर्थ बदले। आई पते मुख्य बात है कि लेख पर चर्चा करता है कि कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया आवासी दुनिया ने अभिव्यक्तियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पारंपरिक अर्थ को बदल दिया है। तकनीकी के इस दौर में आज़ादी के नए आयाम और उसकी सीमाएं दोनों प्रभावित हुई है। सोशल मीडिया पर देशभक्ति और सजगता, सोशल मीडिया पर ऐसी देशभक्ति से बचें कि अनुलोम विलोम ऑनलाइन देशभक्ति। यह लेख सोशल मीडिया पर दिखने वाले या दिखाने या सतही देशभक्ति पर कटाक्ष करता है। इसमें लोगों को इंटरनेट पर केवल दिखावे के लिए ही जाने वाली देशभक्ति से बचने और वास्तविक रूप से समाज में देश के प्रति जिम्मेदारी बनने की सलाह दी गई है। और केंद्र में एक लैपटॉप का चित्र जिसकी स्क्रीन पर तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है और जो ऑनलाइन देशभक्ति के प्रतीक को दर्शाता है। अगला न्यूज है, जुलाई का वस्तु निर्यात 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंचा है। आए पढ़ते इस न्यूज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस है कि एक्सपोर्ट से भारत के विदेशी व्यापार और निर्यात रिकॉर्ड से संबंधित है, जिसे मुख्य रूप से जुलाई महीने में हुए ऐतिहासिक निर्यात वृद्धि से दर्शाया गया है। रिकॉर्ड तौर वस्तु निर्यात, जुलाई महीने में भारत का वस्तु या मर्चेंडाइज निर्माण 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 44.24 अरब डॉलर दर्ज किया गया है और कुल निर्यात में वृद्धि, देश के कुल वस्तु एवं सेवा गुड्स एवं सर्विस निर्यात 13.31% की शानदार डबल डिजिटल वृद्धि देखी गई है, जिससे यह कुल 80.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। और व्यापार घाटा या ट्रेड डिफिसिट, निर्यात बढ़ने के साथ साथ आयात या इम्पोर्ट भी बढ़कर 95.16 अरब हो गया है और आयात की रफ्तार तेज होने के कारण देश का व्यापार घाटा बढ़कर 15.03 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। प्रमुख क्षेत्र इस वृद्धि में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान और पेट्रोलियम उत्पादों के शिपमेंट का सबसे बड़ा योगदान रहा है। चिकित्सा क्षेत्र की 2 बड़ी उपलब्धियों से मरीजों को जांच में कम तकलीफ होगी, बिना बायोप्सी लीवर की जांच होगी। पते लार से मुंह के कैंसर लापता चल सकेगा। पते हैं कम स्कोर तो जोखिम नहीं।
आइए इस न्यूज़ के बारे में चिकित्सा क्षेत्र के 2 बड़ी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे मरीजों को जाँच के दौरान होने वाली दर्द और तकलीफ से बड़ी राहत मिलेगी। सामने 2 मुख्य बातें हैं कि बिना बायोप्सी लीवर की जाँच होगी और बिना चीरा चीरा लगाएँ और सुई घुसाएँ लीवर टेस्ट की मुख्य तकनीक। और एम्स के डॉक्टरों ने एक ऐसा रक्त परीक्षण या बॉडी टेस्ट या फार्मूला विकसित किया है जो बिना दर्दनाक या बायोप्सी प्रक्रिया के लीवर की बीमारी जैसे लीवर या फाइब्रोसिस या सिरोसिस का सटीक पता लगा सकता है। फायदा पारंपरिक लीवर बायोप्सी में मरीज के शरीर से हुई या सुई चुभाकर लीवर के ऊतक या टिश्यू का नमूना लिया जाता है और जिसमें दर्द और ब्लीडिंग का खतरा रहता है। उस नई उपलब्धि से केवल सामान्य खून की जांच से लीवर या फाइब्रोसिस के स्तर का स्कोर पता चल सकेगा। और कम स्कोर का मतलब यदि जांच में स्कोर कम आता है तो मरीज को लीवर या फाइब्रोसिस का जोखिम नहीं और उसे किसी अन्य गंभीर या आक्रामक जांच या इन्वेसिव टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लार से मुंह के कैंसर का पता चल सकेगा। सलाइवा आधारित या स्क्रीनिंग मुख्य तकनीकी वैज्ञानिकों ने एक विशेष या टेंट या किट विकसित की है कि जिससे मरीज की लार या सलाइवा की जांच करके ही शुरुआती स्टेज में मुंह के कैंसर का पता लगाया जा सकेगा। फायदा मुंह का कैंसर आमतौर पर शुरुआती चरणों में पड़ने या पकड़ में नहीं आता क्योंकि लोग इसे सामान्य छाला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और लार की इस असमान जांच से दर्द रहित तरीके से बेहद शुरुआती स्तर पर ही कैंसर की पहचान संभव हो पाएगी और जिससे समय रहते मरीज का सफल इलाज किया जा सकेगा। अगला न्यूज है कि लाल किला धमाके में कि अलकायदा का ही हाथ है। न्यूज के बारे में कि सिक्योरिटी इंटरनेशनल से लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र के अपनी रिपोर्ट में आतंकी संगठन की जिम्मेदार ठहराया। न्यूज के बारे में अलकायदा की दक्षिणी एशियाई शाखा AQIS का हाथ पिछले साल 10 नवंबर 2025 दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के पीछे था। यह आधिकारिक पुष्टि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की 1267 प्रतिबद्ध निगरानी समिति की 38वें रिपोर्ट में की गई है। समाचार पर दैनिक जागरण से है कि UNSC रिपोर्ट के मुख्य खुलासे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मोड़ UN की इस रिपोर्ट ने पहली बार लाल किला आतंकी हमले को सीधे अलकायदा इन दी इंडियंस या सब कॉन्टिनेंट AQIS से जोड़ा है और रणनीतिक में बदलाव। रिपोर्ट में बताया गया है कि अलकायदा अब एक बड़े या केंद्रीकृत संगठन के बजाय छोटे विकेंद्रीकृत और छिपे हुए स्लीपर सेल्स के जरिए हमले कर रहा है और ताकि सुरक्षा एजेंसियों के रडार से बचा जा सके कि जैविक और रासायनिक के हथियारों का खतरा। सुरक्षा परिषद ने चिंता जताई है कि अलकायदा और ISIL और ISIS जैसे संगठनों ऑनलाइन माध्यमों से जैविक व रासायनिक हथियारों जैसे यदि जहर को बनाने के निर्देश पारित कर रहे हैं और NI की चार्जशीट और वर्तमान जांच स्थिति 7500 पन्ने की चार्जशीट। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में 10 से अधिक आरोपित के खिलाफ कोर्ट में तकरीबन 7500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है और 580 से अधिक गवाह इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 580 से ज़्यादा गवाहों को शामिल किया गया है। और आरोपियों का यह संबंध चार्जशीट के मुताबिक आत्मघाती हमलावर या उमर नबी और अन्य आरोपी अलकायदा से प्रेरित स्थानीय आतंकी गुट अंसार सजावट उल हिंद AGUH से जुड़े हुए थे। अदालती सुनवाई दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट इस चार्जशीट पर 27 अगस्त 2026 को अगली सुनवाई करेगी। कथनी बनाम करनी, ये भी संपादकीय न्यूज है जनसत्ता से। न्यूज के बारे में कथनी बनाम करनी, इसे ऐसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कथनी बनाम करनी कहने और करने में अंतर है, जिसे रेखा शाह आखी ने लिखा है कि इस लेख में मनुष्य के शब्दों बोलने और उनके वास्तविक व्यवहार कर्म के बीच के अंतर तथा समाज पर इसके प्रभाव पर चर्चा की गई है। जिससे कथनी बनाम करनी की रेखा शाह की दुनिया मेरे आगे मुख्य बात है विश्लेषण। कथनी और करनी में समानता और महत्व है कि लेख का मानना है कि हमारे शब्दों का मूल्य तभी होता है जब हमारा व्यवहार भी उसी के अनुकूल हो। यदि हम बोलते समय कुछ और हैं और करते समय कुछ और समान में हमारी विश्वसनीयता या ट्रस्टवर्थीनेस खत्म हो जाती है। दिखावे की प्रवृत्ति, समाज में कई लोग केवल दूसरों को प्रभावित करने या खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत या आचरण या उसके बिल्कुल विपरीत होता है। विश्वास या टूटना बॉक्स के अंदर विशेष रूप से लिखा गया है कि यदि हमारे विचार और व्यवहार में समानता नहीं है तो सबसे बुरा प्रभाव यह पड़ता है कि लोग हम पर विश्वास खो देते हैं और किसी का विश्वास जितना बहुत कठिन होता है, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाने पर उसे दोबारा पाना लगभग असंभव हो जाता है। आचरण में बदलाव की आवश्यकता, व्यक्ति को दूसरों को उपदेश देने के बजाय स्वयं के भीतर झांकना चाहिए और आत्म अवलोकन या सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए ही हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। कानून या नियमों से किसी का चरित्र नहीं बदला जा सकता है। इसके लिए आंतरिक विकास और नैतिक चेतना की आवश्यकता होती है। ऐसे रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ये आइए पता अगला है, एयर इंडिया ने सभी पायलटों का डोप टेस्ट की जरूरत किया है। आइए पता है डोप टेस्ट से पहले होने के आरोप के बाद फैसला कि आइए पता न्यूज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको सैंटेक्स या सिक्योरिटी से भी जोड़ सकते न्यूज़ के कि एयर इंडिया के एक्सप्रेस या एयर इंडिया एक्सप्रेस या द्वारा अपने सभी 5000 से अधिक पायलटों के अनिवार्य टेस्ट या ड्रग्स टेस्ट लागू करने के बड़े फैसले के बारे में है कि एक महत्वपूर्ण कदम 4 अगस्त 2026 को थाईलैंड के फुकेत के नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया फ्लाइट EI 2379 में हुई एक गंभीर घटना के बाद उठाया गया है।
कि मुख्य समाचार और घटना है कि पायलट का डोप टेस्ट या पॉजिटिव। इस दौरान के पायलट या इन कमांड पीआईसी या पोस्ट फ्लाइट ड्रग्स स्क्रीनिंग टेस्ट के मारिजुआना या गांजा के लिए पॉजिटिव आया था। और केबिन क्रू की शिकायतों के अनुसार पायलट का व्यवहार विमान के भीतर असामान्य था और 300 फीट का या फ्री फॉल यात्रा के दौरान विमान अचानक करीब 300 फीट लगभग 90 फीट नीचे गिर गया था। हालांकि कि खबर है कि हेडलाइन के ग्राफिक में स्थानीय दावों का शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार पर इसे 676 फीट दर्शाया गया है और यात्री और क्रू घायल इस अचानक और आए झटके के या टर्बुलेंस या तकनीकी खराबी के कारण विमान में सवार 17 से 24 लोग जिसमें से यात्री और करीब या केबिन क्रू शामिल थे घायल हो गए थे। और तकनीकी विफलता जांच रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि विमान एयरबस या A320 में एक ही मिनट के भीतर लगभग तीन प्रकार की चेतावनियां या आई, जिसमें इसके लीन हाइड्रोलिक या सिस्टम की विफलता और ऑटो पायलट का डिस्कनेक्ट होना शामिल है। उठाए गए कड़े कदम। सभी पायलटों की जांच, विमानन या सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और यात्रियों का भरोसा बहाल करने के लिए एयर इंडिया ने DGCA के सामान्य नियमों या सालाना केवल 10% और क्रू डी रैंडम जांच से आगे बढ़कर अपने सभी पायलटों का वन टाइम या अनिवार्य डोप टेस्ट शुरू कर दिया गया। लाइसेंस और कानूनी कार्रवाई कि दोषी पायलट को विमान उड़ाने की ड्यूटी को तुरंत हटाया गया है और नगर विमानन और महानिदेशालय DGCA तथा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट या इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB मामले की विस्तृत या कानूनी जांच कर रहे हैं। ऐ पढ़े इस न्यूज़ के बारे में। नांदेड़ के गुरुद्वारे में के बादल पर हमला, आई हिरासत में हमलावर। ऐ पढ़े पार्टी ने कहा कि यह नेतृत्व खत्म करने की साजिशें CBI की जांच करे। कि शिरोमणि अकाली दल या SAD के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित गुरुद्वारे में हुए हमले की खबर को दर्शाती है। घटना का खबर है कि सिंह बादल नांदेड़ महाराष्ट्र के गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी के मुगत और दर्शन के लिए गए थे। वहाँ के निहंग सेवादार और जसपाल सिंह ने उन पर धारदार हथियार से किरपान बेगर से हमला कर दिया और चोट। इस हमले में सुखबीर सिंह बादल के दाहिने हाथ में चोट आई और उन्हें बचाने के प्रयास में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पुलिस अधिकारियों संतोष केंद्र की घायल हो गए और दोनों खतरे से बाहर है। और कार्रवाई, आरोपी को तुरंत पुलिस हिरासत में ले लिया गया और प्राथमिक पूछताछ में उनसे पंजाब में पूर्व सरकार के समय ड्रग्स की स्थिति को लेकर कि अपनी नाराजगी जताई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और राजनीतिक प्रक्रिया या शिरोमणि अकाली दल ने इसे एक बड़ी साजिश बताते हुए इस मामले के सिवाय केंद्रीय जांच के ब्यूरो से जांच कराने की मांग की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्वास्थ्य की जानकारी ली और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मामले की जांच के आदेश दिए गए। और विदेश नीति पर भी उठाए गए सवाल। कहा कि सत्तारूढ़ दल को भारत की कोई समझ नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी रोकी जा रही है और हम आवाज़ उठाएंगे। राहुल। ऐ पते इस न्यूज़ के बारे में भाजपा ने बयान पर विरोध जताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान में उस भारतीय जनता पार्टी भाजपा की प्रक्रिया से संबंधित है। इस नीचे समाचार में दी गई है कि संक्षिप्त विवरण अनुवाद है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोकी जा रही है, हम आवाज़ उठाएंगे। राहुल। इस विषय पर समाचार में राहुल गांधी के बयान पर छापा गया कि जिसमें केंद्र सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के आरोप लगा रही है और उन्होंने विदेश नीति पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि सत्तारूढ़ दल को भारत की सही समझ नहीं है। और मुख्य खबर के साथ एक रणनीति तस्वीर जिसमें राहुल गांधी नई दिल्ली में बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर बुद्धिजनों के साथ एक बैठक या संवाद कार्यक्रम में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भाजपा के बयान पर विरोध जताया। भाजपा नेता के राहुल गांधी के इन बयानों पर तीखी आपत्ति जताई, उनके दावों पर खंडन करते हुए और देश की छवि को धूल मिल करने की प्रयास है। अरुणाचल में सैनिकों को गश्त करने से रोका है कि दाईं तरफ से उपसचक में जिसमें राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए उस मुद्दे पर जिक्र है जहां उन्होंने दावा किया कि चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों को अरुणाचल सीमा पर गश्त करने से रोक दिया गया है और RSS की रक्षा करेगा। लेख के एक हिस्से में राहुल गांधी का यह कथन भी शामिल है कि उनकी लड़ाई किसी संगठन विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि विचारधारा की है। वे संविधान के दायरे में सबकी रक्षा की बात करती हैं। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि दोनों देश तय हुए समझौते के ढांचे के प्रति प्रतिबद्ध है। आई पते ब्लैक बॉक्स को अमेरिका में यह डेटा या सेंटर परियोजना के लिए बिला ठेका। आई पते के बारे में दोनों देश तय हुए समझौते पर ढांचे के प्रति प्रतिबद्ध है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्य बिंदु की वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA पर बातचीत के लिए अमेरिका के साथ निरंतर संपर्क में है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष फरवरी में यह बनी रूपरेखा के तहत आगे बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। फरवरी में दोनों देशों के यह समझौते के पहले चरण के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया था। हालांकि वाणिज्य में मुख्य व्यवस्था में हुए बदलाव के कारण दोनों देशों को समझौते पर अतिरिक्त बातचीत की आवश्यकता है। वैश्विक चुनौतियों के बीच बम्पर निर्यात की जुलाई में की 44.24 अरब का एक्सपोर्ट युद्ध के बीच या पश्चिम एशिया से भी बढ़। इसके बारे में पढ़ लिया था दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से आई थोड़ा बहुत इसके भी जानते हैं। ये अलग न्यूज़पेपर का है।
ये सेम न्यूज़ है, इससे पहले पढ़ लिया था। आइए पढ़ते हैं थोड़ा महत्वपूर्ण बातें कि जुलाई 2026 में जारी भारत के व्यापारिक या आंकड़ों के दर्शाते हुए जिसमें वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश में वस्तु निर्यात मर्चेंट एक्सपोर्ट में शानदार वृद्धि दर्ज किए गए हैं। रिकॉर्ड के निर्यात जुलाई में महीने में भारत का मामला निर्यात 19.63% की सफलता वृद्धि के साथ 44.24 अरब अमेरिकी डॉलर रिकॉर्ड या 44.24 बिलियन डॉलर की सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। व्यापार घाटा निर्यात में तेजी के बावजूद कि आयात में भारी उछाल आने से व्यापार घाटा या ट्रेड डिफिसिट के पिछले 6 महीने के उच्चतम स्तर पर 31.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। आयात आंकड़े इस दौरान के देश का कुल आयात लगभग 17.52% बढ़कर 76.22 अरब डॉलर रहा है और निर्यात को बढ़ावा देने के प्रमुख क्षेत्र ग्रो ड्राइवर्स वाणिज्य सचिव या कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के अनुसार वैश्विक स्तर पर जारी उथल पुथल के बीच इन क्षेत्रों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। पेट्रोलियम उत्पादन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट या इंजीनियरिंग सामान या इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, समुद्री उत्पादन मैरीन गुड्स, पश्चिमी एशिया और वैश्विक बाजार में सुधार। पश्चिमी एशिया के मार्च में हुए भू राजनीतिक संकट के कारण पश्चिमी एशिया को होने वाले निर्यात में लगातार गिरावट आ रही थी। हालांकि जुलाई में इसे सुधार देखा गया है। यह 8.62% की बढ़कर 5.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। प्रमुख निर्यात देश में वर्तमान वित्तीय वर्ष अप्रैल जुलाई के दौरान अमेरिका 34.49 अरब भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य हुआ था, जिसमें से संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और सिंगापुर का स्थान है। शरीर में नशीले पदार्थ की मौजूदगी और उससे क्षमता प्रभावित होने से दो अलग अलग बातें हैं। क्या है डोप टेस्टिंग की भरोसेमंद, क्या है इसके साइंस के बारे में जानते हैं कि डोप टेस्ट की विशेषता के सवाल हैं कि हेडलाइंस के डोप टेस्ट नहीं भरोसेमंद नहीं, कि शरीर में किसी भी नशीले पदार्थ का मौजूद होना और उस पदार्थ के कारण काम करने की क्षमता या इम्पेयरमेंट की प्रभावित होना, यह दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। कि प्रमुख घटनाएं उदाहरण AI 2379 विमान घटना, फुतेक से या दिल्ली आ रही एयर इंडिया का विमान घटना, पटना के अचानक 300 फीट नीचे गिर गया था और विमान के पायलट या इन कमांड PIC का डोप टेस्ट या नॉन नेगेटिव या संभावित पॉजिटिव आया, लेकिन बाद में यह कन्फर्मेटरी टेस्ट में यह पूरी तरह ठीक नेगेटिव पाए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया हेलीकॉप्टर दुर्घटना 2023 में पायलट के समय या कोकीन के अंश मिले थे, लेकिन जांच दल यह साबित नहीं कर सका कि दुर्घटना के समय या पायलट की क्षमता प्रभावित थी या नहीं। कि NTSB या अमेरिकी की रिपोर्ट या साल 2013 से 2022 के बीच हादसों में मारे गए अमेरिकी पायलटों में से या 53% के शवों में दवाओं या ड्रग्स के अंश मिले, जिसमें ज़्यादातर या काउंटर पर मिलने वाली OTC या एलर्जी की दवाई थी। और टेस्ट डोप की कमियां क्षमता का आकलन नहीं, टेस्ट केवल पदार्थ की मौजूदगी दिखाता है या नहीं क्षमता कि व्यक्ति उस समय होश में था या नहीं। ये गलत संकेत कई बार सामान्य या सर्दी खांसी या एंटी हिस्टामाइन या एलर्जी दवाओं के कारण भी टेस्ट या नॉन नेगेटिव आ जाता है। कानूनी पेंच या पायलटों का यह संघ या ALPA इंडिया इस बात पर जोर देता है कि पारंपरिक नॉन नेगेटिव रिपोर्ट को अंतिम मेडिकल रिपोर्ट न माना जाए। जल संकट से निपटने का देवास मॉडल, आइए पढ़ते हैं फोमन रूम। आइए पढ़ते इस रूम के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि GS पेपर 3 ये वाटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। मध्य प्रदेश के देवास जिले में जल संरक्षण के लिए आए गए सफल मॉडल या देवास मॉडल के बारे में बात करता है कि संकट की शुरुआत है कि निर्भरता कि भूजल स्तर का मामला क्षेत्र का देवास जिला कभी पानी से समृद्ध था, लेकिन अब ट्यूबवेल या कुर्सी की होड़ से भूजल स्तर 700 फीट नीचे चला गया है। और सामाजिक समस्या, पानी के संकट के कारण लड़कियों की पढ़ाई छूटने लगी और शादियों के रिश्ते आने बंद हो गए हैं और लोग पलायन करने लगे हैं। और समाधान देवदास मॉडल, भागीदारी और शुरुआत साल 2006 में किसानों और प्रशासन ने मिलकर एक अनोखा या प्रयास शुरू किया है। और जमीन का योगदान, किसानों ने अपनी जमीन का करीब 5% हिस्सा तालाब बनाने फॉर्म पॉन्ड के लिया गया है। सरकारी और तकनीकी मदद, प्रशासन ने तकनीकी विशेषज्ञ की दी गई है कि बैंकों ने से लोन दिलाने में मदद की है। और बड़े पैमाने पर निर्माण एवं सामूहिक प्रयास से पूरे क्षेत्र में करीब 4000 से अधिक या तालाबों का निर्माण किया गया है। और परिणाम और सफलता, भूजल रिचार्ज, बारिश का पानी इन तालाबों में इकट्ठा होने से भूजल असर वापस सुधर गया और किसानों की आय में वृद्धि और पानी मिलने से खेतों में हरियाली लौटी और किसानों को दूसरी फसल जैसे गेहूं या तिलहन या चना उगाने में मौका मिला और जिससे उनकी आय बढ़ी है। और पर्यावरण में सुधार और सूखी हुई और बावरियां फिर से भर गई है और तालाबों पर प्रवासी पक्षी वापस लौट गए हैं। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू।